हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। और इससे पहले हम लोग साइंस की 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। आज की हमारी ये क्लास नंबर 3 है और हम लोग पाचन तंत्र वाला फर्स्ट नंबर टॉपिक कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी और आरबीएससी जो बुक्स होती है, जिसमें से 6 से लेकर 11th और 12th तक की क्लासेस को मैंने इस नोट्स के अंदर इंक्लूड किया है। और प्री के नोट्स अलग थे, ये मेंस के नोट्स अलग है। 32 पेजेस की ये पीडीएफ होने वाली है और इस पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में इसकी कंप्लीट पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं। आज की हमारी 3rd नंबर क्लास है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारे जो है वो उन दोनों क्लासेस में पढ़ ली है। यकृत वगैरह ये सारा कंप्लीट हो गया है और 3rd नंबर की क्लास में अब हम लोगों को पढ़ना है हमारा अग्नाशय ग्रंथि वाला टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यानी कि अब इस क्लास के नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो इसका टेस्ट जो है वो लेकर आऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो। सबसे पहला हम लोग देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज ग्लैंड भी बोलते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड क्या होती है? पीले रंग की होती है, येलो कलर में होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित का मतलब होता है ये बहिस्रावी भी होती है, अंतस्रावी ग्रंथि भी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बहिस्रावी और अंतस्रावी जो दोनों का काम करती है, कौन सी ग्रंथि है? तो वो हो जाती है आप लोगों के अग्नाशय ग्रंथि। यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि एंजाइम का भी स्रावण कर रही है और हार्मोन का भी स्रावण कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है और दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। तो पहली पाचक ग्रंथि यकृत हो जाती है और दूसरी पाचक ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी अग्नाशय ग्रंथि। सी आकार की होती है और ग्रहणी के यानी कि जो छोटी आंत का भाग होता है ना, ग्रहणी, उसके पास में स्थित होती है। अग्नाशय की कुछ कोशिकाएं जो समूह में रहती है, जिनको लैंगरहैंस के द्वीप बोलते हैं। अग्नाशय जो होता है वो 6 से 8 इंच तक लंबा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिकाएं, ये जो सिग्नल है ना, साइन है, ये अल्फा का है, इसी को अल्फा बोलते हैं। और ये बी है, ये बीटा है। तो अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन का स्त्रावण करती है और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का। और ये दोनों जो होते हैं वो अंतःस्रावी हार्मोन है। ग्लूकागोन व इंसुलिन आपस में मिल जाते हैं तो शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ग्लूकागोन व इंसुलिन आपस में मिल जाते हैं और शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। छोटी आंत की ग्रहणी भाग में एंजाइम अग्नाशय से सीधे स्रावित होते हैं। यानी कि छोटी आंत का जो आगे वाला पार्ट होता है, ग्रहणी वाला, वहां से एंजाइम सीधे स्रावित होते हैं और अग्नाशय में आ जाते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया अग्नाशय का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब देख लिया। अब अग्नाशय काम क्या करता है, फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज। अग्नाशय जो है वो अग्नाशय रस का निर्माण भी करेगा, इसका स्त्राव भी करेगा। इन इंसुलिन, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्राव करता है। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो मुख्य रूप से एंजाइमों के नाम बताए जा रहे हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के कम स्त्राव के कारण जो होता है वो मधुमेह रोग हो जाता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इंसुलिन का अगर स्त्राव कम होता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे रोग हो जाता है मधुमेह रोग। अब हम लोग देखेंगे कुछ कोशिकाएं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं या लैंगरहैंस की कोशिकाएं बोलते हैं। इनमें से कौन कौन सी कोशिका से कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं। जैसे अल्फा कोशिकाएं होती है तो उससे ग्लूकागॉन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन व एमाइलेज स्रावित होता है। गामा कोशिकाओं से अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है। डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है और एप्सिलॉन कोशिकाओं से ग्रेलिन स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हो गया अपने पाचक ग्रंथि, या तीनों कंप्लीट हो गई, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब हम लोग कुछ अन्य चीजें इसमें देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है पित्त रस, जिसको हम लोग बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं, जो यकृत द्वारा स्रावित होता है, यानी बनता यकृत में है और जो है वो पित्ताशय में जाकर संचित हो जाता है। क्या? बाइल जूस। हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय पदार्थ होता है।
पीएच इसका 7.8 होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई पाचक एंजाइम नहीं है। पित्त रस में पित्त वर्णक होते हैं, कुछ-कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आदि होते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेटेड और सोडियम टोरोकोलेट, जो भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ में मिला देते हैं और छोटी-छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। यानी वसा को तोड़ने का काम भी कौन करता है? तो वो करता है पित्तरस, जिसको और वसा के कणों को छोटे-छोटे कणों में उपस्थित छोटे-छोटे कण जो होते हैं उसको तोड़ने का काम कौन करता है? तो वो पित्तरस करता है, जिसको वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। ये वसा का इमल्सीकरण वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के अवशोषण में भी पित्तरस महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से आप लोगों को 2 चीज़ पता चल गई कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन-सा है? ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील हो जाता है बी, सी। ठीक है? उसके अलावा ये चारों जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये इसका अवशोषण भी करते हैं और इसमें पित्तरस हेल्पफुल होता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस। ये क्या करता है? जैसे पित्त रस क्षारीय होता है, वैसे ही अग्नाशयी रस भी कैसा होता है? क्षारीय होता है, जिसकी पीएच भी 7.7 होती है। अग्नाशयी रस अग्नाशयी कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं और इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। जो आप लोगों के अग्नाशयिक रस होता है, इसको पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से, यानी जो चीज़ें बाकी सारे पाचक ग्रंथियाँ, पाचक रस जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो काम आप लोगों के पैनक्रियाटिक जूस कर लेता है। अग्नाशयिक रस जो होता है वो छोटी आंत में स्रावित होकर बड़ी वहीं पर कार्य करता है। छोटी आंत में स्रावित होगा और छोटी आंत में ही काम करेगा। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो एंजाइम कौन सी ग्रंथि है या कौन से अंग से स्रावित होते हैं। स्रावित होने वाला एंजाइम देखेंगे, वो काम क्या करता है वो देखेंगे और उसका कार्यस्थल क्या है, किस जगह पर वो काम करता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है वो कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? टाइलिन और एमाइलेज। काम क्या करती है? पॉलीसेकेराइड, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, उसको छोटे पॉलीसेकेराइड व माल्टोज में चेंज करती है और ये काम कहाँ करती है? लार ग्रंथि ऑब्वियसली मुंह में होती है, तो मुख गुहा में काम करती है। दूसरा आ जाता है आप लोगों के अमाशय, जिसको हम लोग जठर रस भी बोलते हैं। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का स्त्राव करती है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड में और केसीन को पैराकेसीन में चेंज कर देता है और यह अमाशय में काम करता है। तीसरा आ जाता है अग्नाशय, जिस जो अग्नाशय रस भी स्रावित करती है। कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है? तो एमाइलेज, जो स्टार्च को पेप्टाइड में चेंज करता है। ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। काइमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। और लाइपेज, जो वसा को मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्ल में चेंज करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वसा को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो वो करता है लाइपेज। स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है एमाइलेज। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। प्रोटीन के पाचन के लिए कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं? तो वो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और अग्नाशय रस से जो भी एंजाइम स्रावित होते हैं वो हमेशा छोटी हाथ में काम करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है वो होता है न्यूक्लियेजेज, जो डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है और ये भी काम करता है छोटी आंत में। आगे हम लोग देखेंगे यकृत। यकृत जो होता है वो पित्त लवण को स्रावित करता है, जो वसा को वसा अम्ल व वसा में चेंज कर देता है और यह काम करता है छोटी आंत में। फिर आप देख लेते हैं हम लोग आंतरीय रस। देखिए, आंतरीय रस जो होता है जिसमें माल्टेज माल्टेज नामक जो होता है वह एंजाइम स्रावित होता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। लैक्टेज, जो लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। सुक्रेज निकलता है, जो सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लाइपेज, जो वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है और ये भी छोटी आंत में काम करता है। अगला आता है फास्फेटेज, जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार व राइबोज में चेंज कर देता है। आगे हम और एक नोट पॉइंट देखेंगे। एंजाइम जो होते हैं वो जहाँ स्रावित होते हैं वहीं काम करते हैं, जबकि हार्मोन जहाँ स्रावित होते हैं उसके दूरस्थ स्थानों पर जाकर काम करते हैं। यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो जहाँ पर स्रावित होते हैं वहीं पर कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो जहाँ स्रावित होते हैं किसी अन्य स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर कार्य काम करते हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख रहे हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। याद रखिएगा, टू द पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? तो वो मुख में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वो पित्तरस द्वारा छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो वो अग्नाशयी रस द्वारा होता है और पाचन क्रिया के दौरान ही जो है वो इसका पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, वसा वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में चेंज होता है और प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के बना हुआ भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। अब और कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पाचन क्रिया के दौरान अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व निष्कासन, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो आती है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सीटेट में पूछा भी गया है, सीरीज पूछी थी आगे से पीछे तक की कंप्लीट सीरीज। तो पता होना चाहिए कि पहले अंतःग्रहण हो रहा है, फिर पाचन हो रहा है, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन, है ना। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व जल H2O में हो जाता है, वह ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखेंगे हम लोग। ग्रसनी, ग्रसिका व मलाशय में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, यानी कि ग्रसनी, ग्रसिका व मलाशय में किसी तीन ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रसनी जो होती है वो भोजन व श्वसन का उभयनिष्ठ मार्ग होती है। आगे देख लेते हैं हम। जुगाली करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। जुगाली करने के दौरान इनके मुंह से मीथेन की गंध निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीथेन की गंध कहाँ से निकलती है? तो जुगाली जो करते हैं, बार बार चबाते रहते हैं। जैसे हम लोगों को देखते हैं कि गाय वगैरह जो होती है उनको अगर हम लोग चारा देते हैं तो वो फटाफट से पहले अपने मुंह में डाल देती है। मुंह में डालने के बाद में वो क्या करता है, जब उनका पेट भर जाता है कुछ समय पश्चात, जब वो रेस्ट मूड में होती है तो अपने मुंह से वापस बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद में वो क्या करती है, फिर उसको चबाती रहती है। उसी को जुगाली कहते हैं और इस दौरान उनके मुंह से मीथेन की गंध निकलती है जो बहुत ही खराब गंध होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो वो आमाशय कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटीन व वसा का पाचन आमाशय में होता है। मुख का जो भोजन होता है वो बोलस कहलाता है। अमाशय में भोजन काइम कहलाता है और आंत में जो भोजन होता है वो काइल कहलाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। लैब असिस्टेंट वाला जो एग्जाम होता है ना, उसमें तो कई बार पूछा गया है। मुख का भोजन बोलस, अमाशय में काइम और आंत में काइल। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे देख लेते हैं हम लोग। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है, यानी पेप्सिन एंजाइम द्वारा अगर आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन हो जाता है तो उसको अल्सर बोलते हैं। पित्तरस भोजन के साथ में आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, क्योंकि पित्तरस खुद ही कैसा होता है, क्षारीय होता है, और अग्नाशयी रस भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। दोनों ही रस क्षारीय होते हैं, लेकिन जो अमाशयिक रस होता है, जठर रस होता है, वो अम्लीय होता है। पित्तरस आंत की संकुचन गति को बढ़ा देता है, जिससे भोजन में पाचक रस अच्छी तरह मिश्रित हो जाते हैं। अग्नाशयी रस व निष्क्रिय लाइपेज पित्त रस द्वारा सक्रिय कर दिए जाते हैं। जल, शर्करा व अल्कोहल का अवशोषण आमाशय से ही प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, जल का, शर्करा का व अल्कोहल, इन तीनों का अवशोषण आमाशय से ही प्रारंभ होता है। विटामिन B12 का अवशोषण आमाशय में होता है। इसको याद रखिएगा, विटामिन B12 का अवशोषण आमाशय में होता है। दीर्घ रोम अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाने का काम करते हैं, यानी हमारे शरीर की जो छोटी आंत होती है उसके अंदर दीर्घ रोम होते हैं जो हमारे अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की संख्या अधिक होती है जो भोजन को अवशोषित करती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। इसका उपयोग किसमें होता है, यानी कि जो हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर दीर्घ रोम होते हैं जो हमारे रुधिर वाहिकाओं की संख्या को बढ़ा देते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं। इसका उपयोग हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने में, नए ऊतक बनाने में, पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग स्वांगीकरण बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था ना, कंप्लीट प्रोसेस प्रोसेस देखा था कि क्या क्या प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण। तो यही प्रोसेस स्वांगीकरण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ अन्य जीवों में पाचन कैसे होता है, क्योंकि हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमीबा में पाचन। अमीबा एक कोशिका जीव होता है। अमीबा जो होता है वो अपना निरंतर अपनी स्थिति और आकृति को बदल देता है। अमीबा की सतह पर अंगुली के समान कैसे होते हैं? प्रवर्त होते हैं। अमीबा का आकार जो होता है वो इस तरीके से होता है, रैंडम वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ये जो इसके शरीर के ऊपर अंगुली के समान प्रवर्त होते हैं उसको पादाप या फिर कूटपाद बोलते हैं, जो अमीबा को भोजन करने में, इसको चलने में, गति करने में हेल्प करते हैं। अमीबा जो होते हैं उसके अंदर खाद्य धानियाँ होती हैं जिसमें पाचक रस स्रावित होते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए ये अमीबा है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये केंद्रक है इसका बीच वाला, यहाँ पर ये खाद्य कण है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो ये क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके जैसे ही इसके पास में जो है फूड पॉइंट इसके पास में आया है, तो ये जो इसका पादप है इसको ये ऐसे कर लेता है। ऐसे करते-करते ये कंप्लीट इसको पैक कर लेता है, तो खाद्य कण या खाद्य रिक्तिका इसके अंदर चली जाती है और पूरा ही भोजन जो है वो इसके अंदर आ जाता है। फिर हम लोग देखेंगे अमीबा, इसी तरीके से ये तो इसका छोटा-छोटा प्रोसेस है और ये इसी को अगर हम लोग देखें, तो वही सेम चीज़ जो है वो मैंने ज़ूम करके यहाँ लगाई है ना? तो इस तरीके से अमीबा में भोजन होता है। अमीबा का भोजन जो है वो ग्रहण भी किसी भी जैसे यहाँ पर देखिए, कोई भी जो है वो साइड से ग्रहण भी हो सकता है। जैसे यहाँ से ये जो है वो ग्रहण हो रहा है और यहाँ से इसको डाइजेस्ट किया और यहीं से ये पाचन हो गया। कई बार यहीं से ग्रहण हो जाता है, यहीं से पाचन। अब ये डिपेंड करता है अमीबा पे खुद पे कि वो अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से चेंज कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे घास खाने वाले जो जंतु होते हैं जैसे गाय वगैरह, तो उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। तो कुछ घास खाने वाले जीव जंतु जैसे कि गाय, खरगोश, घोड़ा आदि में जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत होती है, उसके बीच में एक थैले के समान संरचना होती है जिसको हम लोग अंधनाल बोलते हैं। पूछा जा सकता है अंधनाल किन जंतुओं में पाई जाती है? जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जो घास खाते हैं। जो घास खाते हैं, घास में सेलुलोज की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कोई रूमिनेंट यानी कि रोमंथी पशु जैसे कि हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं, जो जंतुओं के भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, जो मानव की आहार नाल में नहीं होते हैं। यानी कि मानव जो होता है वो घास-फूस नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि मानव में किसी भी प्रकार का पाचन जो होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो सेलुलोज का पाचन करने वाले जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो अंधनाल होती है, वो हमारे शरीर में नहीं होती है। सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जैसे गाय कोई जो रोमंथी पशु है उसका हम लोग आमाशय देखेंगे। यहाँ पर ये मुख है, इसने घास खाई, यहाँ पर ये ग्रसिका है जहाँ से ये अंदर गई। ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला रुमेन होता है, ये शुद्रांत्र छोटी आंत होती है और ये कंप्लीट जो होती है, कंप्लीट मिलकर जो होती है वो क्या बनाती है, तो ये जो कंप्लीट मिल जाती है तो ये आमाशय है। तो यहाँ पर अंतनाल देखिए, ये जो कंप्लीट है ये इसका आमाशय है। अब यहाँ पर इसकी अंतनाल कौन-सी है, तो ये जो पीछे की तरफ ये दिख रही है हम लोगों को, ये इसकी अंतनाल है और ये जो होती है ये इसकी बड़ी आंत होती है। तो ये अंतनाल वाला पोर्शन जो होता है वही इसमें इसको सेलुलोज़ का पाचन करने में हेल्प करता है। अब हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आप लोगों की सीटेट में तो इवन बहुत बार क्वेश्चन बना है। स्टारफिश यानी कि तारा मछली। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जो स्टारफिश होती है वो CaCO3 वाले जो जंतु होते हैं उनका आहार करती है, अपने शरीर को खोल देती है, मुख में से अपने आमाशय को बाहर निकाल देती है। अब वो जो जंतु को ये खाना चाहती है उसके शरीर का जो कोमल-कोमल भाग होता है उसको तो इसने खा लिया, जैसे ही खा लिया अपने आमाशय को अपने शरीर के अंदर ले लेती है। उसके बाद में आमाशय के द्वारा इसका आहार जो होता है वो धीरे-धीरे पच जाता है। सीटेट में इसमें क्वेश्चन कैसे बना था कि ऐसा कौन-सा जीव है या ऐसा कौन-सा जो है वो प्राणी है जो अपने भोजन के लिए अपने आमाशय को अपने शरीर से बाहर निकालता है, देन अपने आमाशय को वापस भोजन ग्रहण के पश्चात अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, तो वो हो जाता है स्टारफिश। इसका आंसर था। इस तरीके से सीटेट में भी क्वेश्चन बना है। इस तरीके से अपने पाचन तंत्र वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए। 32 पेजेस की पीडीएफ है जो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।